नमस्ते नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एवरीडे 4 PM शाम को 4 बजे मंडे टू सैटरडे एक सीरीज चालू की है जिसमें MPPSC प्री 2021 को टारगेट किया जा रहा है, जिसका एग्जाम 19 जून को निर्धारित किया गया है। हमने MPPSC का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 है, उसके सारे आयोगों को करेंगे। अभी तक हमने 2 आयोगों को कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज हम तीसरा आयोग देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप वीडियो पसंद करें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के सारे डायमेंशंस आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में विथ एक्सप्लेनेशन। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। शाम को 4 बजे डेली क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। संडे ऑफ रहता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कब की गई थी? जो UDHR है ना, UDHR याद रखना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पूरा बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो इसका अनाउंसमेंट है, इसकी जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी आपका 10 दिसंबर 1948 को। कहां पर की गई थी? पेरिस में की गई थी। पेरिस में सम्मेलन हुआ था, वहां पर। याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 को इसका अनाउंसमेंट किया गया था UDHR का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि पहली बात तो ये बता दी मैंने कि 10 दिसंबर 1948 को इसका सार्वभौम घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट किया गया था। इसके अलावा मानवाधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकार क्या है, हमको जानना चाहिए डेफिनेशन। मानव अधिकार ऐसे बेसिक राइट्स है, जब इंसान का जन्म होता है, लड़का लड़की कुछ भी हो, उसको ऐसे सभी राइट्स जो उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है, उसकी फ्रीडम के लिए जरूरी है, उसकी इंडिपेंडेंसी के लिए जरूरी है, इक्वलिटी के लिए जरूरी है, ऐसे सारे राइट्स। जरूरी नहीं कि वो राइट्स संविधान में हो या वो राइट्स लीगली हो। कई अधिकार ऐसे हैं जो संविधान में कहीं नहीं लिखे, कानून में कहीं नहीं लिखे, उसके बावजूद भी वो मानव अधिकार हैं। इंसान के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, चहुमुखी विकास के लिए, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए वो सारे राइट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें ही मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानव अधिकारों की परिभाषा दी गई है? जो ह्यूमन राइट्स का एक्ट है 1993 का, उसका जो सेक्शन है, ढेर सारे सेक्शंस हैं, उसमें किस सेक्शन में मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन दी गई है? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आंसर हो जाएगा सेक्शन 21D, धारा 21D में मानव अधिकार का परिभाषा डेफिनेशन दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। आपको मालूम होगा पहले MPPSC में 3 अधिनियम हुआ करते थे, 3 एक्ट्स हुआ करते थे। उनमें से एक एक्ट हुआ करता था ह्यूमन राइट्स का। वहां से हमेशा क्वेश्चन सेक्शन में पूछता था, तो सेक्शन वाले क्वेश्चन याद करके चलिएगा। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पहली बात तो यानी ये बताई कि धारा 21D में इसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, जो ह्यूमन राइट्स का एक्ट था 1993 का, उसी के बेस पर, उसी के आधार पर हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया है। क्वेश्चन पूछ लेता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है, जो मानव अधिकार आयोग बनाया गया है, वो किस अधिनियम के आधार पर बनाया गया है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर। क्लियर? इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हेड थे आदरणीय रंगनाथ मिश्रा साहब, पहले प्रथम चेयरमैन थे। इसके अलावा इसकी पहली महिला सदस्य थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जी इसकी पहली महिला सदस्य थी, फर्स्ट वुमेन मेंबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन वाज द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया, कब बनाया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी, इस एक्ट के आधार पर, इस अधिनियम के आधार पर। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि
पहली बात तो ये बता दी मैंने, डेट बता दिया आपको 12 अक्टूबर 1993। उसके अलावा जो फर्स्ट मानवाधिकार आयोग था, इसका गठन लाजमी सी बात है उसी डेट को होगा 12 अक्टूबर 1993 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी में एक बार। कौन थे? आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव साहब थे। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? आदरणीय शंकर दयाल शर्मा जी, भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ पहले अध्यक्ष का नाम मैंने बताया था रंगनाथ मिश्रा थे, और जो सदस्य थे उन सदस्यों का नाम आपको जरूरी है याद करना। कौन थी? फातिमा बीबी, बीएस मालीमथ और वीरेंद्र दयाल साहब, ये तीनों के तीनों उसके मेंबर थे। ये हम पहले कमीशन फर्स्ट आयोग की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ हाई लेवल कमिटी हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस आता है एक कमिटी का, एक समिति का। तो उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वो जो समिति होती है उसमें 6 लोग होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, और उस समिति का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। अब आपके लिए जरूरी यह है कि वो 6 समिति जो है, 6 लोगों की कमिटी है, उसमें कौन कौन होता है, तो ये देखते हैं। चलिए उस कमिटी में कौन कौन होता है देखिएगा। पहले होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, साथ ही साथ राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। उसके बाद में गृह मंत्री, भारत के होम मिनिस्टर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। याद रखिएगा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। क्लियर है? तो ये कहानी है 6 लोगों की समिति का, 6 मेंबर्स की कमिटी का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कमिटी रिकमेंडेशंस देती है प्रेसिडेंट को, और उस आधार पर क्या होता है, उस आधार पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन मेंबर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर रिमूव्ड। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किस अधिनियम की किस धारा के तहत हटाया जाता है? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किस अधिनियम की धारा के तहत? धारा 5 सेक्शन 5, सेक्शन जो 5 है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, उस आधार पर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर होते हैं उन्हें हटाया जाता है। क्वेश्चन फेमस है, एग्जाम में पूछ चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी में ये क्वेश्चन आया है। क्लियर है? चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यह है कि पहली बात तो यह बता दी मैंने कि धारा 5 के तहत हटाया जाता है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं, जैसे जो त्याग पत्र है, जो रिजिग्नेशन लेटर है, ये किसको देते हैं? ये प्रेसिडेंट को देते हैं। ये कहां पर लिखा है? सेक्शन 5(1) में लिखा है, इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट की धारा 5(1) है, उसमें लिखा है कि ये रिजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। इसके अलावा जो धारा 5(2) है वो कहती है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य को कदाचार और क्षमता के आधार पर पद से हटा देंगे। अक्षमता के आधार पर, कदाचार और अक्षमता, कोई ऐसा कार्य जो अनएथिकल है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या कि फिर ऐसी कंडीशन जिसमें वो मेंटली या साइकोलॉजिकली या फिजिकली फिट नहीं है, क्षमता है, ऐसी कंडीशन उनको पद से हटाएंगे। कौन? प्रेसिडेंट महोदय। क्लियर? चलिए इसके अलावा धारा 5(3) क्या कहती है? सेक्शन 5(3) क्या कहता है? वो कहता है कि राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को निम्न परिस्थितियों में हटा सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? पहला, दिवालिया घोषित हो जाए, जो चेयरमैन मेंबर है वो बैंकरप्ट हो जाएं। दूसरा, मानसिक और शारीरिक अक्षमता, मानसिक रूप से मेंटली या फिजिकली वो अक्षम हो जाएं, इनकैपेबल हो जाएं। इसके अलावा न्यायालय द्वारा दोषी होने पर, कोई ऐसा केस हो जिससे न्यायालय द्वारा वर्डिक्ट में उनको दोषी करार दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा मेंबर और चेयरमैन को उनके पद से हटाया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब द टर्म ऑफ ऑफिस। जो पदाविधि की बात करता है, कौन सा जो सेक्शन है जो पदाविधि की बात करता है, तो कौन सा सेक्शन है? धारा 6, जो सेक्शन 6 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट का, वो इनके पदाविधि की बात करती है, मेंबर और चेयरमैन के। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले बात तो ये, मैंने अध्यक्ष और मेंबर के पदाविधि टेन्योर की टर्म की बात की धारा 6 सेक्शन 6 में। इसके अलावा सेक्शन 6(1) क्या बोलता है? धारा 6(1) क्या कहती है? वो अध्यक्ष के कार्यालय 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु का जो कार्यकाल है, जो कार्यालय में रहेंगे, कितने साल? 3 इयर्स या फिर 70 इयर्स, जो भी पहले हो जाए। इसके अलावा जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो रीअपॉइंट होने का पावर उनके पास होता है, वो दोबारा उस पद पर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रीअपॉइंट का पावर दिया गया है।
अगर हम मेंबर की बात करते हैं तो धारा 6(2) में 6(2) में मेंबर की बात की गई है सेक्शन में, जिसमें इनका कार्यालय कितना है आपका 3 साल या 70 साल, सेम है 3 साल हो जाए या फिर 70 ईयर्स के हो जाए। सेक्शन 6(2) में मेंबर की बात है और सेक्शन 6(1) में चेयरमैन की बात है। इसके अलावा जो सेक्शन 6(3) है, धारा 6(3) है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार के अधीन और नियोजन का पात्र नहीं होगा। याद रखिए, जो चेयरमैन और मेंबर हैं वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में वो अपॉइंट नहीं हो सकते हैं यहां से रिटायर होने के बाद। ये बात कहां पर लिखी है? ये बात लिखी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट के किसमें? आपका सेक्शन 6(3) में, धारा 6(3) में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट? जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्ट है हमारा, उसमें जो कितने टोटल चैप्टर्स हैं? कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं, 8 अध्याय हैं और 43 सेक्शन हैं। कितने? 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये देखा लिखा है 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। ये जो 8 अध्याय हैं इनको इंप्लीमेंट किया, अधिनियमित किया गया था 8 जनवरी 1994 को, इंपॉर्टेंट है। और जो 43 धाराएं 43 सेक्शन हैं, ये धाराएं को लागू किया गया था 28 सितंबर 1993 को, 28 सितंबर 1993 को। दोनों डाटा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन विल बी पब्लिक सर्वेंट? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत सभी लोक सेवक होंगे? ये पब्लिक सर्वेंट के अंदर आते हैं। किस धारा के तहत? तो जो आईपीसी का सेक्शन 21 है उसके तहत, धारा 21 के तहत आईपीसी के जो कमीशन के चेयरमैन और मेंबर हैं ये पब्लिक सर्वेंट्स कहलाएंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी आईएएस में एक बार आ चुका है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पहली बात तो जो मैंने आपको बताई धारा 21 के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ और धाराएं, कुछ और सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 7 है। ये क्या बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होता है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पर जो प्रेसिडेंट है वो अवेलेबल ना हो, उनकी डेथ हो जाए, रिजाइन कर दें, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर, माफ कीजिएगा, हाँ, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको क्या किया जा सकता है? उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके अलावा धारा 8 क्या बोलती है? सेक्शन 8 क्या बोलता है कि अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी ऐसा निगेटिव चेंज उनके वेतन भत्ते अलाउंसेस में नहीं किया जाएगा। माफ कीजिएगा, क्या हो रहा? 1 मिनट, इसमें शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है बोर्ड में। एक मिनट, टेक्निकली यही चीजें होती हैं कि आपका टेक्नोलॉजी के बड़े फायदे हैं, टेक्नोलॉजी के अपने नुकसान होते हैं। क्यों? ठीक है, ये देखिए धारा 8 हो गई, सेक्शन 8 हो गया कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो पोस्ट में है तो उसमें कोई भी आपका निगेटिव चेंज नहीं किया जाएगा उनके सैलरी, वेतन भत्ते या उनकी कंडीशन सर्विस टर्म में। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन बोलता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोलता है? जो धारा 10 है वो कहती है कि, जो धारा 10 है वो कहती है आयोग के अधिवेशन का समय और स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। जो कमीशन का सेशन है, अधिवेशन है, वो चेयरमैन के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है, वो कहीं भी कर सकते हैं। ये इट्स अप टू चेयरमैन। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 10 कहता है इसके बारे में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग कितने वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते हैं? ये लिमिटेशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कि अगर कोई मामला 1 साल से ज्यादा का हो चुका है, 1 ईयर का, तो ऐसे मामलों को वो जांच नहीं कर सकते, उस पर इंक्वायरी नहीं कर सकते, उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये लिमिटेशन माना जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पहला तो ये 1 वर्ष वाला कहानी हो गई। उसके बाद जो हमारा कमीशन है उसके पास सिविल राइट्स होते हैं, सिविल कोर्ट का पावर होते हैं, दीवानी अधिकार के, दीवान, इस बार माफ कीजिएगा, दीवानी न्यायालय के अधिक पावर्स होते हैं इनके पास में, सिविल न्यायालय के पावर्स होते हैं किसके पास में? इस कमीशन के पास में। साथ ही साथ आयोग जो है निरीक्षण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों, अन्वेषण एजेंसियों का प्रयोग कर सकती है। यह भी अपने आप में कमी है।
भाई आयोग के पास अपना कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है कि कोई इंक्वायरी कर ले अकेले, उसको स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के अधिकारियों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये अपने आप में एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के अधिकारी कितना कोऑपरेट करते हैं कमीशन के साथ में, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो इसको शॉर्ट कमी में काउंट किया जाता है कमीशन के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर इन रिलेशन टू द आर्म्ड फोर्सेस। सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन अधिनियम की किस धारा में किया गया है? कौन से सेक्शन में किया गया है? सेक्शन 19। जो धारा 19 है उसमें आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो मानवाधिकार आयोग के राइट्स है, उसका जुरिस्डिक्शन है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। हालांकि यह भी लिमिटेशन है कि मानवाधिकार जो आयोग है, कमीशन है, उसका आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में इनका जुरिस्डिक्शन जो है, जो पावर है, थोड़ा कंट्रोल किया गया है, कम है, लिमिटेड है। ये किसका कमी है? किसकी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की। क्लियर? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो पहली बात तो मैंने धारा 19 की बात बता दी कि जो सेक्शन 19 है उसमें सशस्त्र बलों के संबंध में नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है उसके पावर के बारे में बताया गया है। उसके अलावा जो सेक्शन 20 है, धारा 20 है, उसमें क्या लिखा है? जो धारा 20 है वो कहता है कि जो आयोग है वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को भेजेगा। ठीक है, केंद्र सरकार उसे राष्ट्रपति के पास जाएगी, वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करा सकते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा गया है गवर्नर के पास, गवर्नर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको रखवा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट करवा सकते हैं। दोनों चीज है। क्लियर है? यहां पर प्रेसिडेंट है, यहां पर गवर्नर है। इन्होंने अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करोगे केंद्र सरकार की, तो रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इसको पार्लियामेंट में रखवाएंगे, संसद में। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करोगे तो गवर्नर के पास जाएगी, गवर्नर क्या करेंगे? इसको आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखवाएंगे। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो ठीक बात है, विधान परिषद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ विधानसभा में इसको रखवाया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द नेशनल कमीशंस आर डिस्क्राइब्ड। राष्ट्रीय आयोगों के लेखों और संपरीक्षा संबंधी उपबंध का वर्णन अधिनियम की किस धारा में किया गया है? ऑडिट्स वाले जो एरियाज है, जो क्लॉज हैं, कहां पर मिलते हैं? ये मिलते हैं आपका धारा 34 में, सेक्शन 34 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। किसके बारे में? आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के बारे में। किसके? आपका कमीशन के। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि जो धारा 34 है, जो सेक्शन 34 है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, वो कहता है कि राष्ट्रीय आयोग, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहा है, कि लेखों और संपरीक्षा, अकाउंट्स एंड ऑडिट संबंधी उपबंध का वर्णन सेक्शन 34 में है। अगर आप 35 सेक्शन में आते हो, धारा पे सारी धारा याद करना है आइडिया, सारी सेक्शन याद होना चाहिए। अगर आप सेक्शन 35 की बात करते हैं तो धारा 35 है, उसमें राज्य के आयोग जो है, जो स्टेट का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके ऑडिट्स और आपका अकाउंट्स के बारे में बात की गई है सेक्शन 34 में। क्लियर? चलिए इसके अलावा हम सेक्शन 32 की बात करते हैं, धारा 32 की बात करते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा आयोग को अनुदान दिए जाने संबंधित है। आपको मालूम है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है उसे केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, ग्रांट्स दिए जाते हैं। किस आधार पर? सेक्शन 32 के हिसाब से। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ग्रांट्स देती है, अनुदान देती है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को। किस सेक्शन के आधार पर? सेक्शन 33 के आधार पर। दोनों पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला आता है कि द स्टेट कमीशन इन्वेस्टिगेट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन लिस्ट 2 and 3 ऑफ विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य आयोग संविधान की किस अनुसूची की सूची में 2 और 3 में उल्लिखित विषयों पर मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है? आपको मालूम है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नंबर 7 है, अनुसूची 7 है, वो संबंधित है 3 लिस्ट से। कौन कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। तो उस आधार पर, उस बेस पर शेड्यूल नंबर जो 7 है, अनुसूची 7 है, वहां पर इससे संबंधित कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, इससे संबंधित संदर्भ दिया गया है। क्लियर है? चलिए तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन, यहां पर राज्य सूची के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, स्टेट लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दिए हैं, यहां पर आपका कंकरेंट लिस्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दिए हैं। इस पर अलग से किसी दिन डिस्कशन करेंगे। 7th सूची अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से बहुत ही विस्तृत चर्चा इसके बारे में करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला आते हैं अगले क्वेश्चन में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अनुदान किससे मिलता है?
हु गेट्स ग्रांट टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अभी मैंने बताया था कि जो एनएचआरसी है उसको देती है केंद्र सरकार, अभी मैंने आर्टिकल बताया था। और जो स्टेट का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये देखिएगा, जो मैंने अभी बताया सेम चीज लिखी हुई है, ये केंद्र सरकार की बात लिखी हुई है और आपका ये जांच करने कोई अच्छा एक और सी पॉइंट नोट कीजिए वाला कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी एक और कमी है कि इसका जो जांच का तंत्र है, मैंने पहले ही बताया आपको, इसका पास कोई खुद की टीम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। भाई खुद का कोई बॉडी नहीं है उनके पास में जांच करने के लिए, उनको ढेर सारी एजेंसीज पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब वो एजेंसी कितना कॉपरेट इनके साथ करती है नहीं करती, इट टोटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकारों की शक्ति केंद्रीय सशस्त्र बल के लिए बहुत कम है। अभी मैंने बताया था कि जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस है उस कॉन्टेक्स्ट में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके पावर्स कैसे हैं? बहुत ही लिमिटेड रखे गए हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। स्टेट कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? ये स्टेट्स होगा, ये स्टेट्स लिखा है ना। तो जो राज्य का मानवाधिकार आयोग होते हैं वो किस आधार पे उनको बनाया गया है? तो जो राज्य के मानवाधिकार आयोग होते हैं, स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं, उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट के धारा 21 के तहत बनाया गया है। सेक्शन 21 जो धारा 21 है नेशनल ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा कौन सी? 21 है, सेक्शन 21 है। उस बेस पर हमने स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया है। फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पहला पॉइंट है धारा 22 सेक्शन 22 याद करना पड़ेगा कि जो राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? राज्यपाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 23 धारा 23 देखेंगे कि जो राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं वो किसको त्याग पत्र देते हैं, इस्तीफा देते हैं? राज्यपाल को देते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हटाने की प्रक्रिया, अगर आप हटाने की रिमूवल की बात करोगे, राष्ट्रपति द्वारा रिमूवल किया जाएगा इनका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। याद रखिएगा, इस्तीफा देंगे गवर्नर को, लेकिन जब हटाने की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से, इंक्वायरी के द्वारा इनको हटाया जाएगा। अगला आता है सेक्शन 24 धारा 24। ये पदावधि की बात करता है 3 साल और 70 साल की। इनका जो टेन्योर होता है 3 इयर्स और 70 इयर्स का होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, व्हेन वाज द मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टेब्लिश्ड? मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 1995, 13 सितंबर 1995 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम कि इसकी स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1995 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? भोपाल में। किस आधार पर किया गया? नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की धारा किसके? 21 के आधार पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। जो मोटो स्टेटस, जो ध्येय वाक्य क्या है? हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो नरेंद्र कुमार जैन जो हैं इसके प्रेजेंट के चेयरमैन हैं। क्लियर? चलिए तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन शानदार मजा आया होगा वीडियो में आपको। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हमने, ढेर सारे सेक्शन, ढेर सारी धाराएं डिस्कस की। इतना ही पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना, जितना बताया उतना पढ़ लीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। संदीप कुमार शुक्ला मेरा नाम है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह अवेलेबल हूं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं सीधे मंडे को शाम को 4 बजे।